अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैरिश अहमद। वेलकम टू टीआरडी। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कौकब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम कौकब इकबाल साहब, आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं बजट के बारे में। अभी हाल ही में जो बजट आया है, इसके बारे में हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? पेट्रोलियम मसनूआत आपको पता है इतनी बढ़ गई हैं और गरीब आवाम का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं, हुकूमत ऐसे क्या इकदाम करे जिसमें जो है लोग तबके को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके? मैं समझता हूँ कि देखिए, पहले हम बजट के बारे में समझें कि बजट होता क्या है। इस मुल्क को चलाने के लिए हमेशा से बजट बनता रहा है। पहले बजट आते थे तो लोगों को साल में एक बजट मिलता था। अब बजट आने के बाद भी मिनी बजट आते हैं। और पाकिस्तान में जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है मिनी बजट का, तो फिर ये बड़े बजट की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अब बड़े लोग जो है इसका इंतज़ार कर रहे होते थे पहले साल भर कि बजट आएगा, इसमें क्या चीज़ें कम होंगी, क्या चीज़ें बनेंगी, क्या टैक्सेस लगेंगे। बजट जो है ज़ाहिर है कि मुल्क को चलाने के लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है, मगर उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है कि उसके आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। हम तो टैक्सेस का बोझ जो है वो उनके ऊपर डालते रहेंगे। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमत बढ़ रही हैं। जो आज मैं देख रहा था कि जो हमारे तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। ठीक है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को भी टैक्सेस लगाए गए हैं और उन्होंने कहा कि इतना स्लैब दे दिया गया। इससे पहले मैं समझता हूँ कि हम बात करना चाहते हैं कि भाई बजट में जो है वो रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता, जो खुसूसी तौर पे जो खाने पीने की अशिया है। देखें, आदमी एक कपड़ा जो है वो कोई भी 5 साल पहन सकता है, 2 साल पहन सकता है, 3 साल पहन सकता है, मगर उसको खाने की तो डेली अशिया चाहिए। और खुसूसी तौर पे उसको जो है मीट भी चाहिए, क्या नाम है, प्रोटीन भी चाहिए उसको, मतलब हर चीज़। और क्या कि पानी में भिगा के वो रोटी भी खा सके। अच्छा, हुकूमत ने अपना एक बजट बनाया, मगर एक आम आदमी जब टैक्सेस उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं तो वो अपने घर का बजट कैसे बनाएगा? उसके ऊपर आज तक कोई बहस नहीं होती हुई मुझे नज़र आती। बड़े बड़े हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स आते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते हैं और वो देखते हैं, करते हैं बातचीत कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ये करना चाहती है, मगर कोई आदमी किसी एक मुतवस्सित तबके के घर का बजट बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता है और ना ही वो बनाना चाहता है, कि उसको मालूम है कि अगर वो 25,000 रुपये तनख्वाह में उसके 2 बच्चे हैं किसी के, तो बजट कैसे बनाएगा? उसका किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है। और फिर जब अब बिजली की आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि महंगाई कौन बढ़ा रहा है? दुकानदार तो बढ़ाएगा महंगाई की। अगर आप बिजली की कीमत में बढ़ाएंगे, अगर आप पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, अगर आप गैस की कीमत में इजाफा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक सिलसिला जो यहाँ पे है ना रुकने वाला, यानी मिनी बजट्स का। और अभी तक वो मिनी बजट, पहले एक होता था भाई असम्बली से पास हुआ बजट आ गया, अब क्या है वो ऑर्डिनेंस के जरिए आ जाता है। ऑर्डिनेंस के ऊपर अगर सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं करते तो वो बजट जो है वो वहाँ से उनकी काबीना पास कर देती है। तो एक बड़ा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे। मैंने 3-4 बातें वो यहाँ पे की थी उनसे और वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुई हैं। कि एक तो ये बात की थी कि सोलर एनर्जी, ज़्यादा कि हमारे वहाँ बिजली की खपत ज़्यादा हो गई, जी बिल्कुल, डिमांड कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है और उसकी सप्लाई कम हो गई। डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, मगर आप ये देखिए कि उसके लिए क्या था हमारे पास अल्टरनेट एनर्जी थी, यानी विंड एनर्जी पे हम चले जाते। अगर 10 साल पहले विंड एनर्जी पे चले जाते, हम 10 साल पहले सोलर पे चले जाते, तो आज जो ये शॉर्टेज हो रही है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं डैम बनाएंगे। अब एक चीफ जस्टिस से पिछले उसमें जो चीफ जस्टिस आप चले गए बाहर, उन्होंने डैम के लिए कि बिजली बनेगी, पानी जमा होगा, पानी हमारा बारिशों में ज़ाया होता है, एक अच्छा इकदाम था। मगर उसके साथ साथ ये देखना चाहिए था कि हमें सोलर पे जो हमने टैक्सेस लगा रखे हैं, ये सोलर हर आदमी के बस की बात नहीं है।
यूपीएस लगाना ही एक आदमी बस की बात नहीं है कि वो यूपीएस लगा ले अपने घर में, और उस एक आदमी जनरेटर नहीं खरीद सकता। जनरेटर, ये तो सर मिडिल क्लास लोगों की बात हो गई, मिडिल तक है। अब मिडिल से जो नीचे लो तबका आता है वो क्या इकदाम करे? ज़्यादा मसला तो उन लोगों के लिए है। ये मिडिल क्लास लोग तो फिर भी उनका गुजारा हो जाता है, ठीक है, उससे अपर लेवल लोग भी गुजारा कर लेते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम तो उनके लिए, तनख्वाहें बढ़ती नहीं हैं और एक छोटी सी आमदनी में गुजारा करना इतना मुश्किल होता है। बच्चों के स्कूल हैं, फीसिस हैं, हॉस्पिटल है, काफ़ी सारे खर्चे हैं, वो उसको किस तरह से मैनेज देखिए करें? सैरिश, मैं समझता हूँ कि ये दौर बदतरीन दौर चल रहा है। गुज़िश्ता 4-5 सालों से बिल्कुल इसका सिनेरियो जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये इस तरफ लोग तवज्जो नहीं दे रहे। मैंने कहा था अभी इस हुकूमत ने कुछ आटे में कमी की, उन्होंने कहा हम जो सब्सिडी देंगे खाने पीने की अशिया पे, और उसके साथ साथ अभी जैसे हर यूटिलिटी स्टोर वाला वो मांग रहा था, ज़ाहिर है ये भी मेरी बात कही हुई थी, 4 साल से मैं कह रहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो धंधा चल रहा है, जो अरबों रुपए की सब्सिडी जाती है, ये से आवाम को नहीं मिलती। आवाम लाइनों में लगे रहते हैं और ये जो अमला है वो इधर उधर कर देता है सारी चीज़ों का। उनके साथ एक माफिया का पूरा किरदार था। तो हुकूमत ने इस दफ़ा तवज्जो दी थी और उसमें ये कहा था कि हम इनका डाटा रखेंगे। जो मैं बात कहता था कि कोई भी आए आप उसको शनाख्ती कार्ड ढूंढ लें। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको पर भी वो कहा कि ठीक है अब कापी लेने की ज़रूरत नहीं, और बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया कि आप ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके आएंगे, क्योंकि हम शनाख्ती कार्ड तो अपने भाई बहनों का ले आ सकते हैं। तो इस तरह उन लोगों की हक तलफी हो रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब के पास जहन में कोई बात आई, उन्होंने अभी परसों ही एक अच्छा इकदाम किया। उन्होंने कहा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेंगे और उसके ऊपर जिसको सबके पास मोबाइल है तो उस पर जैसे टैक्स आ जाएगा कि आपने ये चीज़ की आज ख़रीदारी की है। यानी अगर आपका कोई शनाख्ती कार्ड यूज़ कर रहा है तो आपका नंबर क्योंकि रजिस्टर्ड है, अब तो पाकिस्तान में आपको पता है हर मोबाइल आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा, कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, तो उस पर टैक्स आ जाएगा। यानी अगर आप बैंक से कोई रकम आपके पास निकालता है तो फ़ौरन टैक्स आ जाता है। इसी तरह का एक सिस्टम हमने यहाँ पे डेवलप कर दिया, जो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए कि ईद आ रही है, बकरा ईद तो करीब है, और लोग ज़ाहिर है अपने बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि उसके कपड़े उनके वालिद साहब बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उनके जो चीज़ें हैं, खिलौने हैं, दूसरी और चीज़ें हैं, वो मुहैया कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बच्चा तो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर देता है। तो जो वालिदैन हैं यानी मुतवस्सित तबका, गरीब की तो बात को छोड़ दें, गरीब तो बेचारा वो सिर्फ ये देख रहा है कि वो सिलानी सेंटर का दस्तरखान कब खुलेगा और वो उसके ऊपर जाके मैं जाके उस पर रोटी खा लूँगा। और ये जो जितने भी, ठीक है, एक अच्छा नेक नियति से काम है, मगर अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि ये रोड पे क्यों है? क्या दिखाने के लिए होता है? लोग हमारे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई नेकी कर रहा हो तो वो छुपा के करो। तो आपने ये दस्तरखान जो रोडों पे, यानी आप ये देखेंगे गुरु मंदिर पे जो आप नुमाइश के पास जाती हैं वहाँ पे दस्तरखान लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे दस्तरखान लगे हुए हैं। ये सिलसिला क्या है? ठीक है, अब वो एक गरीब आदमी जाता है वहाँ पे खाना खाता है और बहुत से मुखय्यर हजरात हैं जिसकी वजह से सैलानी और जैसे दूसरे इदारे जो हैं वो चल रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि सिस्टम को ऐसी जगह पे इनको जगह देनी चाहिए जहाँ पे मैदान हो, वो जाके वहाँ पे अपना जो भी लोग आए वहाँ पे ये दस्तरखान लगाएं और ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को जो है अब उनके पास काम नहीं है, वो ना काम ही नहीं करेगा, नकारा हो जाएगा। 2000 रुपये वो दे रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने 2000 रुपये दे रहे हैं, बस 2000 रुपये तो मैं समझता हूँ कि अगर उसके 4 बच्चे हैं तो एक दिन भी वो 2000 रुपये नहीं चला सकता। तो ये सारे सिस्टम है। इस सिस्टम को अब जो है इस दौर में आप ये देखिए कि अभी हाल ही वाक़यात अगर आप अखबार उठा के देखें तो कितने लोग जो है वो अपने जो है ख़ुदकशी करने पे मजबूर हैं, क्योंकि वो हालात से तंग आए हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि अब हमारे पास आगे हम वसाइल हैं, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। तो गवर्नमेंट मैं जानना चाहती हूँ कि कौन आवाज़ उठाएगा इनके लिए? देखिए, सोसाइटी से लोग अगर नहीं निकलेंगे, गरीब पता तो वैसे ही थका हुआ, मारा हुआ परेशानियों में कि किस तरह खर्चे पूरे करे, वो नहीं निकल के आ पाता। तो इन लोगों के लिए आवाज़ किसने उठानी है कि हुकूमत को उनकी आवाज़ पहुँचे, वो उसके ऊपर कुछ अमल दरामद कर सकें? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी आपने देखा कि ज़ाहिर है कि एक हुकूमत चेंज हुई, उसके बाद 8-10 पार्टियाँ मिलके वो हुकूमत कर रही हैं, और उन 8-10 पार्टियों से भी यानी लोग कहते हैं कि भाई वो ना तजुर्बेकार था
ये 8 के 8 तजुर्बेकार हैं, मुख्तलिफ दौर में हुकूमतों में रहे हैं, तो इनको तो हुकूमत चलाने का और बड़ी इनके साथ उम्मीदें वाबस्ता थी। लोग ये कह रहे थे कि चलो जी वो उसके टैक्सेस बढ़ा रहा है, वो उसके ऊपर महंगाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये इन जो तजुर्बेकार आए हैं, इन्होंने तो इनके वो कहते हैं कि साहब ये पहले वाले दौर चला गया, वो लोग जो है IMF से ये कर गए, ये एग्रीमेंट कर, रोज़ाना हमसे ये बात सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मुल्क का वज़ीर ख़जाना जिस वक्त वो ऐलान कर रहा होता है, माफ़ कीजिएगा, कि जिस वक्त वो ऐलान कर रहा था कि जनाब अब तो आपको और मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा, तो वो हंस रहा होता है, वो हंस रहा वो होता है। ऐसा मुस्कुरा रहा होता है कि मुझे अफसोस होता है। भाई आप अपने सदमे का इजहार करें कि हमें बड़ा सदमा, फिर आपकी जो आपने इस वक्त चाहिए कि हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब फिर शायद एक आध दिन में इस को खिताब कर देंगे कौम से, और वे कहेंगे मैं ये बहुत मुश्किल फैसले करने जा रहा हूँ कि फिर मज़ीद एक 10 रुपये का इजाफा करने जा रहे हैं, यानी 300 तक वो पेट्रोल चला जाएगा और भी सारी चीज़ों में इजाफा होगा। मुश्किल फैसले क्या गरीब आवाम के लिए रह गए? क्या इस पाकिस्तानी कौम के लिए रह गए? आपने कौन सा अपना मुश्किल फैसला नहीं किया? आप ये बताइए कि मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछता हूँ, उनके तमाम वज़ीर आला से पूछता हूँ, गवर्नर से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों ने कहा कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे? क्योंकि आप गरीब नहीं हैं, आप तो सरदारी निज़ाम से आए, आप कोई जागीरदार हैं, वडेरे हैं, दाल के भाव पता ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप ये देखिए पूरी असेंबली में एक तो प्रोग्राम आ चुका टीवी पे कि वो हर हमारे जो हमारे कौन है ये जो असेंबलियों में जाते हैं, हमारे चुनाव किए हुए लोग होते हैं जिनको वहाँ पे असेंबली में बिठाया जाता है, उनको जो आटे दाल का भाव पता नहीं है। एक जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो बस में सफ़र नहीं करता, उसको पता नहीं है बस में सफ़र करके किस तरह पे होता है, वो तो लैंड क्रूज़र है। आप असेंबली नेशनल असेंबली के बाहर जब इजलास होता है तो आप ये देखिए कि कोई 800 सीसी कार में नहीं जाता, वो तो सब लैंड क्रूज़र, और लैंड क्रूज़र भी वो जो महंगी तरीन हो, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ। तो क्या इन्होंने हुकूमत ने कहा कि आप जो है अब हमारे मिनिस्टर 1000 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, हमारे जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो 1000 सीसी, क्योंकि मुश्किल दौर है ना भाई, तो मुश्किल दौर से तमाम सबसे पहले अशरफियत निकले, उनकी तमाम मराद बंद कर दी जाएं, उनके टेलीफोन बिल, बिजली बिल, गैस का बिल, सब उनको जो मरातें मिली हैं वो बंद कर दी जाएं, क्योंकि वो तनख्वाह लेते हैं। फिर पूरे साल का उनका ट्रैवलिंग अलाउंस बनता है, यानी टिकट उनको दे दिए जाते हैं कि भाई आपके जो है ना 40 टिकट हैं। क्या हो रहा है मजाक मुल्क के साथ? ये मुल्क जो है इस काबिल नहीं है। आप तमाम लोगों पे मैं आपको बताऊं कि ये अब वो दौर गुजर रहा है कि जिसमें अगर मुश्किल फैसले करने हैं तो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आपको अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को से छोड़ के एक फ्लैट में आके अपना दफ्तर बनाना होगा, आपको अपने तमाम प्रोटोकॉल्स को ख़त्म करना होगा। आप मुश्किल फैसले करें, मुश्किल फैसले करते हुए भी ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले मैं अपने घर से शुरू करूंगा मुश्किल फैसला, और सबसे पहले आप लोग सब मिलके असेंबली में ऐलान करें कि हम आज से तनख्वाहें लेने बंद करते हैं। हम ये जो ख़जाने के ऊपर हमारा बोझ है ये हम इस पर करते, क्योंकि ये गरीब लोग नहीं हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वडेरे हैं, ये जागीरदार हैं, ये सरदार हैं, और इनके पास ये बहुत माली तौर पे मुस्तकिम है, इनको तो तनख्वाह लेने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, जब आपके पब्लिक की नुमाइंदगी कोई करते हैं, मैं भी एक बोर्ड में हूँ तो वॉलंटरी में होता, मैं तनख्वाह नहीं ले रहा, मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हूँ, तो मैं वहाँ पे वॉलंटरी है, जितना बोर्ड है वो सब वॉलंटरी है। तो जब हम लोग वॉलंटरी काम कर सकते हैं तो वज़ीर वज़रा भी वॉलंटरी काम कर सकते हैं, मुशीर भी। फिर जब इनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो इनकी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी, वो कहेंगे भाई हमें नहीं बनाओ वज़ीर, हमारी उनसे कहते हैं आपकी जो गाड़ी पे फिर उन्हें इस सीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस सीट के लिए वो लड़ रहे हैं उन सीटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात मैं कहता हूँ कि अगर हम सब पाकिस्तान से मुखलिस हो जाए, क्योंकि हम बड़े की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको सब्जी वाले से लेकर शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। सब्जी वाला जो है पानी छिड़क रहा है, ऐसा ही है, सड़ी गली सब्जियां बेच रहा है, दुकानदार के पास जाए वो 2 नंबर चीज़ें बेच रहा है, समझे। फल फ्रूट वाले के पास चले जाए, वो भी आप अगर गाड़ी में बैठे हैं तो 1 दर्जन अगर केले ले लिए तो 4 तो आपको सड़े गले डाल देगा, आपने जाके देखा तो। और डॉक्टर के पास चले जाए तो ये डॉक्टर जो किरदार अदा कर रहा है, मैं तो उनको डॉक्टर्स नहीं कहता, माफ़ कीजिएगा, आने के बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे होंगे, मैं डॉक्टरों को कहता हूँ क्या कमीशन एजेंट है ये।
आप ये देखिए कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये कमीशन एजेंट है और ये कमीशन लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों से। फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसे बनी? मेरे सामने कुछ 25 लाख थी एक वो खरीदी हुई वो, और एक साहब जो उसके फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के चेयरमैन बने, वो जो थे वो अपने दौर में 20 साल पहले की 15 साल पहले की बात है कि बाइक में अगर वो जाते थे कि बाइक भी उनके पास बड़ी थकी थी कि बार बार पंचर हो जाती है, और पंचर भी वो किसी अपने दोस्तों से लेके लगवाते थे, उनके पास पैसे हैं। आज वो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं। तो क्या किया उन्होंने? कौन सा ऐसा तीर मारा कि वो है और उनके पास 2-2 4-4 मर्सिडीज गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो ये जो है ना खून चूसा हमारे अवाम का, और अभी भी कहते हैं कि जी आप जो है वो हम जो है दवाइयों की कीमत बढ़ा दें। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? इस पाकिस्तान के कर्जदार हैं वो लोग, इस पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई लोगों की खा गए। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम सिर्फ टीवी चैनल्स पे और इस तरह के यहाँ पर आके सिर्फ हम लोग बातें ही करते रहेंगे, या हम एक दूसरे के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, बाहर भी निकलेंगे इन चीज़ों के लिए? देखिए, बात यह है कि माशी तौर पे इतना आदमी जो है परेशान है कि उसको सिर्फ ये अपने रोज़गार की फिक्र होती है। अगर वो अपनी रोज़गार छोड़े तो शाम में उसके बच्चे पूछेंगे कि भाई कम से कम पैसे तो ले आते। इसलिए लोग, अय्यूब खान के ज़माने में जब चीनी महंगी हुई तो लोग 25 पैसे पे बाहर आ गए थे, ठीक है ना, 50-25 पैसे बढ़े थे और वो बड़ी नारेबाजी हो गई थी, पूरी कौम रोड पे आ गई थी। अब मैं सोचता हूँ कि क्या हो रहा है, अब लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? अब लोग को क्या ऐसा मसला हो गया है कि लोग जो है सड़कों में, समझ रहा था कि इस जो महंगा तरीन दौर ये गवर्नमेंट गुजर रहा है, इस दौर के अंदर तो लोग अगर जैसे अभी बिजली की कीमत बढ़ेगी तो फौरन लोग आ जाएंगे एहतजाज करने। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात ये कि बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं और बिजली नापायद है। अब मैंने एक स्कीम आज से मैं शुरू कर रहा हूँ मुहिम कि हमने ये कहा कि कंज्यूमर एसोसिएशन एक, क्योंकि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, कल 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ आज भी एहतजाज था, रोडें ब्लॉक हैं, कोई लोग बेचारे अपने हॉस्पिटल जा रहे हैं नहीं पहुँच सकते, कोई अपने ऑफिस जा रहे नहीं पहुँच सकते, कोई दुकान पे जा रहे नहीं पहुँच सकते। तो इसके लिए ये एहतजाज करने से केसी वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा? आप पूरा कराची अगर के इलेक्ट्रिक का 1 महीने का बिल ना दे। अब तो मैं मुहिम शुरू कर रहा हूँ कि बिजली दो बिल लो। अब बिजली देंगे तो बिल देंगे हम, नहीं तो तुम जाओ पूरे कराची की बिजली लोग। एक साहब ने पूछा क्या रे साहब वो आके हमारी बिजली काट दे। भाई कराची के किस किस घर की बिजली काटेंगे, ये भी तो सोचो। बुज़दिल कौम जब तक बनी रहेगी कुछ नहीं होगा। और मैंने उनसे कहा अगर बिजली नहीं दोगे तो मैं बाकायदा मुहिम का आगाज़ करूँगा। अभी से मैं इंटीमेट कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बिजली की कीमतें कम करने के लिए, और के इलेक्ट्रिक आप ये समझें कि मोनोपोली कायम की हुई है के इलेक्ट्रिक ने कराची के अंदर, लोगों की ज़िंदगी अजाब कर दी है। रात में 2-2 घंटे बिजली बंद है। और गरीब इलाकों में तो मैं आपको बताऊं कि कराची के ऐसे इलाके लांडी, कोरंगी और मलीर और ऐसे इलाकों में तो 12-12 घंटे बिजली नहीं होती। लोग शुक्र है। और ऐसे छोटे इलाके, अब तो छोटे छोटे फ्लैट बने हुए हैं, तो वो तो गारों की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए कि गार के अंदर, और वो उनके पास ना यूपीएस ले सकते हैं ना पंखा, वो बड़ी मुश्किल से उनके पास हाथ जलने वाला पंखा होगा। तो ये एक ऐसी बातें हैं जो ना ख़त्म होने वाली बातें, क्योंकि मैं ज़ाहिर है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के लिए बात करता हूँ और कंज्यूमर्स के लिए के हकूक़ की बात करता हूँ। तो मेरे अंदर जो लावा है वो मैं जब बात करता हूँ तो वो बाहर आता है। बहुत शुक्रिया कोकब साहब, आपसे बात करके हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई। बजट के हवाले से भी हमें बहुत जानकारी मिली। हम आपके साथ अपने इस प्रोग्राम को जारी और सारी रखेंगे, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर किसी भी किस्म का आप लोग हमारे साथ टॉपिक अपना शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो TRD पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।